दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का दिन और कल का दिन छोड़ करके 22 तारीख को आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। हिंदी सिर्फ एग्जाम टाइम ही बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़िए। और आज दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना और आप लोग देखने में दिक्कत होगा, छोटा छोटा वीडियोस बन रहा है, उसको देखिए और अच्छे देखिए, हर एक चीज़ को समझ जाइए। समझ जाओगे ना, उससे समझ कुछ भी सवाल आएगा तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल का भी 100 क्वेश्चन अपलोड करते हैं, उसको देख लेना। और ग्रामर पोर्शन कल करवा दूंगा और ऑब्जेक्टिव का जितना हो सके मैं आप लोग कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन दोस्तों ये इसमें एक चीज़ है, हिंदी में आप लोग कहानी को पढ़ के जाओगे, कहानी का सारांश पढ़ के जाओगे तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव कर लोगे आराम से। ठीक है, तो सारांश मैं आप लोगों को बता दूंगा कल, जितना चैप्टर का हो सकेगा बता दूंगा। कुछ ग्रामर पोर्शन भी आप लोगों का करवा दूंगा जो आप लोगों का सिलेबस में है, और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी बहुत सारा करवा दूंगा समझा करके, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और हिंदी का दोस्तों एग्जाम उतना हार्ड नहीं होता है, टेंशन मत लेना, सोशल साइंस जैसा हार्ड होता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम में मुझसे नहीं जुड़ो तो डिस्क्रिप्शन लिंक वहाँ भी जुड़ सकते हो। चलिए सवालों को देखते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देख लीजिए क्या है। माँ को अपनी बेटी, देखिए हर एक चीज को समझ जाइए ताकि इससे रिलेटेड कोई दूसरा सवाल भी आए ना तो उसको आप लोग बना पाओ। सब्जेक्ट में ऐसा होता है। माँ को अपनी बेटी अपनी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ अपने जीवन के सभी अपनी दुख दर्द बांटती थी। ठीक है, वही उसकी सबसे निकट और सच्ची साथी थी। माँ ने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए अपनी बेटी का दान करते वक्त माँ को लगता है कि वो अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। मतलब क्या, अब देखते हो ये माँ अपनी बेटी को कितना लाड प्यार से छोटे से मतलब छोटा से बड़ा करता है। समझ रहे हो, उसकी सबसे निकट और सच्ची साथी कौन होती है? माँ ही होती है। माँ अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार पाल पोस कर बड़ा करती है, और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों जब उसको किसी और के हाथों में सौंप दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों लग रहा है कि मेरी अंतिम पूंजी यही है। माँ को इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत लाड प्यार था, बहुत पाल पोस कर बहुत जत्न से उसको बड़ा किया था, और एक दिन उसको दान में मतलब किसी और को देना पड़ रहा है शादी के वक्त। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। देखो ये बोल रहा है कि विदाई के टाइम जो सीन होता है ना, उसमें माँ ने बेटी को देखो क्या क्या सीख दिया। माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। आजकल के लड़की को देखते हो ना, अपनी जो सुंदरता होता है बहुत गर्व करती है। ठीक है, अहंकार करती है। तो माँ ने क्या कहा कि अपनी सुंदरता पर गर्व न करना। माँ ने बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी। ठीक है, बोल रही कि अब देखो संसार में सभी को दुख आएंगे, तो माँ ने क्या कहा कि दुख मिलेंगे तो आत्महत्या करने की मत सोचना, दुख से पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी। क्योंकि अक्सर दोस्तों होता है ना कि ज़्यादा दुख दर्द मिलता है ससुराल वालों से, वो आत्महत्या कर लेती है। तो ये वो दुख दर्द पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, माँ ने बेटी को धन संपत्ति आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। और दोस्तों माँ ने क्या किया, बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। ओके, अगला सवाल है दोस्तों, छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है। छाया मत छूना दोस्तों कविता है। ठीक है, तो इसके क्या संदेश देती है, देखो बहुत अच्छा है संदेश। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहता है। क्या, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं दोस्तों। आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख आएगा, ये चक्र का नियम ही चलेगा ही। बीते हुए समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। दोस्तों मान लो कभी आप अभी दुखी हो, अभी आपका खराब समय चल रहा है, और आप बीते हुए समय को याद करोगे, अरे काश ऐसा दिन था जब हम इतने खुश थे, ऐसा दिन था जब हम इतने खुशी खुशी रहते थे, और आज का दिन देखो, तो आपको और ज़्यादा दर्द होगा उस वक्त। ठीक है, कवि के अनुसार हमें वर्तमान में जीना चाहिए। आपका अभी जो समय है उसी को एक्सेप्ट कीजिए, उसको बदलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जो वर्तमान में हो उसी को देखिए आप। ठीक है, अतीत के सुख या दुख को याद करके हमारे वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। अतीत के सुख या दुख, अगर सुखी है तो दुख, अतीत के दुख को क्यों याद करोगे, और अगर आप दुखी है तो अतीत के सुख को मत याद करना। इससे आप अतीत का एंजॉय नहीं कर पाओगे, सॉरी इससे आप वर्तमान का एंजॉय नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के संभावनाओं को संदेश देती है। क्या बोल रहा है, यह जो कविता है अपने जो अतीत की यादें हैं, अतीत का खराब समय है, जो बुरा वक्त है, उसको भुला करके वर्तमान के समय में जीने के बारे में बोल रही है। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो देखो मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। क्या बोल रहा है, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में हुआ था, इसीलिए इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बांसी में कुछ रीड नाम चीज होगा, रीड चीज का। रीड देखो नरकट से बनाई जाती है दोस्तों, नरकट से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, नरकट कोई पेड़ होगा दोस्तों, ठीक है, उससे ये क्या बनाया था, रीड बनाया था, और उसी के सहारे इसको बजाया जाता है, इसको शहनाई को। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। मतलब क्या मेन क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खान साहब तो कहाँ के रहने वाले थे, डुमराव के रहने वाले थे। डुमराव गांव में ही हुआ था,
उनका जन्म भी कहाँ हुआ था, डुमराव गांव में हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। दोस्तों जो बिस्मिल्लाह खां अपना जो शहनाई जो बनाते थे वो कहाँ, वो रीड होता था उसमें, और रीड कहाँ पाई जाती, डुमराव में ही, डुमराव में मुख्य सोन नदी के किनारे पर पाई जाती थी। इसी कारण से दोस्तों दुनिया अभी डुमराव को याद करती है शहनाई की दुनिया में। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। एक कहानी अभी पाठ के आधार पर बताएं कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया न अपने कानों पर। ठीक दोस्तों, मेरा आवाज़ में स्लो स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा सर थोड़ा दर्द है, बट आप लोग को पढ़ना है दोस्तों, इसलिए पढ़ाना है मुझे, समझ रहे हो, कुछ भी हो जाए। चलो ये अंतिम वीडियो होगा शायद, इसके बाद कल सुबह मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा, चिंता मत करो। जब पहली बार लेखिका के कॉलेज से अपनी उनके पिता के पास शिकायत आई, देखो क्या हुआ ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझोगे ना, आंसर खुद से लिख दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कहानी अभी में जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई थी, पाठ के आधार पर बताएं कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लिखा हुआ, मतलब एक कौन सा घटना घटा जिसके मतलब जिसको लिखेगा ने सुना तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। देखो क्या घटना घटा, जब लेखिका पहली बार कॉलेज से उनके पिता के पास शिकायत आई। ठीक है, जब पहली बार लेखिका के कॉलेज से, जब पहली बार दोस्तों लेखिका के कॉलेज से उनके पिता के पास क्या शिकायत आया तो लेखिका बहुत डर गई थी। अब सोचो आपके कॉलेज से दोस्तों आपका शिकायत आएगा तो आप तो डरोगे ही ना, नाचोगे थोड़े। उनका अनुमान था कि उनके पिता गुस्से में उनका बुरा हाल कर देंगे, और दोस्तों अगर शिकायत आ गया तो सोचो अब क्या हाल होगा आपका। ठीक है, एकदम तेल लेके तैयार रहना, समझ रहे हो, इतना पिटाई होने वाला है। लेकिन ठीक इसके उलट उसके पिता ने उन्हें शाबाशी दी। यह सुनकर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हुआ न अपने कानों पर। मान लो आपके कॉलेज से आपका या स्कूल से आपका शिकायत आता है और उस आपको डांटने के बजाय आपको पिताजी और लाड़ दुलार करते हैं। मान लो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ आप लोग करते हो, देखो खराब एक्टिविटीज़ नहीं है, मान लो देश प्रेम के प्रति आप लोग कुछ ऐसे स्कूल में एक्टिविटीज़ करते हो और आपके स्कूल से कंप्लेन आ जाता है और आपके पिताजी आपको शाबाशी देते हैं जो आपके सोच के उल्टा था, तो आपको आश्चर्य होगा ही, तो ही लेखिका को भी आश्चर्य हुआ था, विश्वास नहीं हो पाया अपने आंखों और कानों पर। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती है। देखो देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तो छायादार भी होता है। क्या बोल रहा है, देवदार का जो वृक्ष होता है दोस्तों बिल्कुल चौड़ा, लंबा और छायादार होता है, समझ लो। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। देखो देवदार से इसकी तुलना, फादर की जो व्यक्तित्व है किससे तुलना किया है, देवदार के वृक्ष जैसा से तुलना किया गया। क्यों, क्योंकि फादर बुल्के जिस प्रकार दोस्तों देवदार का पेड़ छाया देता है, उसी प्रकार फादर बुल्के का भी व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहदाकार होने के कारण, मतलब बहुत बड़ा, वृत्ताकार मतलब बहुत बड़ा होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं। ठीक मतलब देवदार जो पेड़ है दोस्तों जैसे लोगों को छांव पहुंचाता, उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार अगर कोई फादर बुल्के के सामने आते हैं, ठीक है, अपना दुख दर्द बोलते हैं तो उन्हें वो समझाते हैं, ठीक है, अपने शरण में लेते हैं और अपने पास आश्रय देते हैं और उनको सांत्वना देते हैं। ठीक है, उनको अपनी वचनों से उसको शीतलता प्रदान करते हैं। अपनी जो बोली होती है, जो बोलते हैं, उससे उनको शीतलता हो जाती है जो लोगों को, समझ रहे हो। तो इसलिए देवदार भी दोस्तों क्या छाया देता था। और जो हम लोग के फादर कामिल बुल्के साहब जो हैं, ये भी क्या लोगों को अपने अंदर अपने पास शरण देते थे, उनका सुख दुख जो हुआ उसको दूर करते थे अपनी सांत्वना वचनों के द्वारा। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली की कायापलट के लिए क्या क्या यत्न किए गए। देखो नई दिल्ली का कायापलट हुआ, क्या क्या प्रयत्न किया गया होगा। देखो नई दिल्ली के कायापलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। सबसे पहले पूरी दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई। ठीक है, जॉर्ज पंचम दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आंख है उस चैप्टर से लिया गया है। क्या है, पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई की गई। ठीक है, इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ करके उन्हें सजाया संवारा गया। ठीक है, एक विदेशी के आने में, वो भी कौन विदेशी, जो हमारे देश पर पहले राज कर चुके हैं, उनके कुल से, फिर उनके लिए इतनी तैयारियां हो रही थी भाई। इमारतों पर जमी धूल हटाई गया, ठीक है, उन्हें सजाया गया। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। पूरे दिल्ली शहर में दोस्तों साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। सड़कों के नाम की पट्टी लाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया होगा। सड़कों के नाम की पट्टी लाकर, ठीक है, रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा। जो भी रेलिंग क्रॉसिंग होता है सड़क में, ठीक है, आप लोग देखते होंगे, जैसे ये रोड क्रॉसिंग होता है, सभी जगह एरो दे दिया होगा। ठीक है, रोड को भी सजाया, सोचो साफ किया, रोड को भी सजा दिया पूरा। आतंकवादी घटना या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही या धरने ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे। मतलब कोई आतंकवादी घटना ना हो या फिर कोई इंग्लैंड के विरुद्ध में नारा ना बोल दे। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली थी रानी वो इंग्लैंड की थी।
अगला सवाल है, सॉरी अगला पॉइंट है, जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा। ठीक है, जगह जगह क्या स्वागत एंट्री द्वार गया होगा। मार्ग पर दोनों देश के ध्वज फहराए गए होंगे, रास्ते में दोनों देश का झंडा गाड़ा गया होगा। छाया को छूने से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया को छूने से कवि का क्या आशय है, वो छाया को छूने से क्यों मना करता है। तो देखो, छाया को छूने का अभिप्राय बीते हुए सखत पलों से, छाया मतलब क्या, हमारे पीछे होता है, छाया मतलब अतीत, हमारे पीछे हमेशा छाया कभी आपसे आगे होता है क्या, हमेशा आपसे पीछे रहेगा। तो छाया को छूना मतलब अपने अतीत को छूना, अपने अतीत को याद करना। तो एक चीज कह रहे हैं कि छाया को छूने का अभिप्राय बीते हुए सुखद पलों से है। ठीक है, पलों से है, कभी कभी बीते हुए सूखे, यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ थोड़ा गलत, यहाँ पर याद ठीक से याद रखना कि छाया को छूना मतलब अपने बीते हुए पलों को याद करना। बीते हुए सिर्फ सुखद ही पल नहीं, वो दुखद पल भी हो सकता है, समझ रहे हो। कभी बीते हुए सुखों को याद करने के लिए मना करता है, क्योंकि इससे हमारे मन का दुख दूना हो जाएगा और हमें अतीत को भुलाकर वर्तमान में जीना चाहिए, समझ रहे हो। छाया को छूने का क्या अभिप्राय है, तो छाया को छूने का अर्थ है अपने बीते हुए दिनों को याद करना। ठीक है, अपना जो बीता हुआ दुखों का दिन है, दुखों का दिन है, सुखों का दिन है, मतलब इसमें मेन चीज़ दोस्तों जो कविता में है ना, वो क्या कर रहा है, मतलब दुखी में होता है, दुखी बुरा वक्त चल रहा है, और उस वक्त तो पुराना जो सुख में कभी रहा होगा उसको याद कर रहा है। अरे मैं उस वक्त कितना खुशी था, मेरा कितना अच्छा चलता था, लेकिन वर्तमान के दोस्तों वो वर्तमान के में दुख में जी रहा है और अतीत के सुख को याद कर रहा है, तो उसका पीड़ा और बढ़ जा रहा है, वही चीज़ बोल गया। ठीक है, तो कभी बीते हुए सुख पलों को याद करने के लिए मना करता है, क्योंकि इससे हमारे मन का दुख दूना हो जाएगा, हमें अतीत को बुलाकर वर्तमान में, हमें अतीत को बुलाकर नहीं, अतीत को क्यों बुलाओगे, अतीत को भुलाकर वर्तमान में जीना चाहिए, समझ रहे हो। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो क्या है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है पंक्ति के माध्यम से पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात अवश्य ही आती है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी सुख के बाद दुख का आना निश्चित है, अतः मनुष्य को सुख के बाद दुख और सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्या बोल रहा है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति का मतलब जिस प्रकार दोस्तों हर रात कृष्णा मतलब क्या, मतलब दुख है तो सुख भी आएगा, अभी सुख है तो दुख भी आएगा। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है पंक्ति के माध्यम से कवि यह हमें बताना चाहता है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या आता है, उसी प्रकार जीवन में भी खुशियों के बाद क्या आता है, दुख आता है, समझ रहे हो। मनुष्य को सुख के बाद दुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेखक ने दोस्तों अंतिम सवाल है, 10 सवाल हम लोग इसमें देखेंगे। लेखक ने फादर का, आप लोग कैसा हिंदी में वीडियो आते हो कमेंट करके जरूर बोलना, ताकि मैं उस तरह का आप लोग वीडियो बनाकर दे दूँ। लेखक ने फादर कामिल वोल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। देखो, लेखक ने फादर कामिल वोल्के को क्यों कहा है, ये यहाँ से आंसर है। फादर कामिल वोल्के के मन में अपने प्रियजनों के प्रति असीम ममता और अपनत्व था। ठीक है, अगर जो फादर कामिल वोल्के था, अपने अपनों के प्रति असीम प्रेम था, उनको असीम ममता था और अपनत्व था, इसीलिए लेखक ने फादर वोल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। क्यों मानवीय करुणा की दिव्य, उसमें उसके अंदर करुणा थी, लोगों से प्यार करते थे, समझ रहे हो। वो देवदार के पेड़ के समान अपने प्रियजनों को अपनी छत छाया प्रदान करते थे। वो देवदार के पेड़ जैसे छाया प्रदान करता, उसी प्रकार यहाँ पर फादर कामिल वोल्के भी लोगों अपने यहाँ छाया प्रदान करते थे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ वो करते थे और इसीलिए उसको फादर कामिल वोल्के को क्या मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहला तो उसमें प्रियजनों के प्रति असीम प्रेम था उसके मन में। ठीक है, और क्या लेखक और क्या, और देवदार के पेड़ के समान अपनी शिष्य को अपने जगह पर शरण दे देते, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, इसलिए दोस्तों उसको मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। तो ये 10 सवाल था दोस्तों, 10 मतलब बस, अभी और भी सवाल आएगा, बट बस नहीं हुआ है, अभी और आप लोग सभी सवाल आएगा। बस देखिए, मैं आपको रटने नहीं कहता हूँ, बस एक बार समझ लो ताकि दोबारा ना देखना पड़े, हर एक चीज़ समझ लो, आप लोग एग्जाम में लिख ही लोगे। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।